नमस्कार दोस्तों, अज्ञात क्लासेज के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अज्ञात क्रोनोलॉजी के कुछ अज्ञात प्रश्नों के साथ आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने कल क्रोनोलॉजी का जो अंतर्राष्ट्रीय एडिशन था वो अपनों ने किया और आज हम जो राज्य या जो राष्ट्रीय एडिशन है वो करेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में चाहे आरपीएससी हो, अधीनस्थ बोर्ड हो, कोई भी हो, वो आजकल क्या करने लगी है, जो यूपीएससी को फॉलो करने लगी है और करंट के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आने लगे हैं। आपने पिछले एग्जामों में देखा होगा। और बाकी मैं ये एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप कहीं मर्जी से करंट के क्वेश्चन पढ़ो, कहीं से पढ़ो, लेकिन चाहे मुझसे पढ़ो, किसी और से पढ़ो, लेकिन क्रोनोलॉजी को कभी मत छोड़ना। क्योंकि जो भी पुराने धुरंधर है, आप उनसे एक बात पूछ लेना कि आरपीएससी का तो फिक्स पैटर्न रहा है कि क्रोनोलॉजी को ही फॉलो करती है। अगर 20 क्वेश्चन है तो 18 क्वेश्चन आपको क्रोनोलॉजी में दिखने को मिल जाएंगे और एक दो चमत्कारी प्रश्न तो आपको पता है, जो रेगुलर करंट के टच में रहता है वही सही कर पाता है। तो ज़्यादा आपका टाइम नहीं खराब करते हुए अपना जो मार्च एडिशन का जो दूसरा पार्ट है उसको लेकर मैं आया हूँ आपके सामने, और उसका पहला जो पार्ट है वो अपने करेंगे। उसमें क्या कुछ है, जो राष्ट्रीय परिदृश्य में मुख्य जो बातें वो हम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, चंडीगढ़ मेयर चुनाव के बारे में बात करेंगे, वैवाहिक मामले की रिपोर्ट, फोर्ब्स की जो इंडिया रिपोर्ट है वो करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय का इलेक्ट्रॉन बोर्ड स्कीम करेंगे, समान नागरिक संहिता, प्रधानमंत्री ने कौन सा पुल बनाया, कौन सी मेट्रो चलाई, कहाँ रेल परियोजना चलाई, इन सब के बारे में अपने बात करेंगे। धीरे धीरे एक एक टॉपिक पे चलते हैं अपने पहले टॉपिक की ओर। सुप्रीम कोर्ट में आयुष संग्रहण कार्यालय केंद्र, आयुष संग्रहण कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया गया। किसका दोस्तों? आयुष संग्रहण कल्याण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? सुप्रीम कोर्ट परिसर में। किसके द्वारा किया गया? जो भारत के सीजीआई ये चीफ जस्टिस कौन है दोस्तों? डीवाई चंद्रचूड़, उनके द्वारा ये किया गया। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बन सकता है दोस्तों कि अखिल भारतीय जो आयुर्वेदिक संस्थान है, जो अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान है, उसमें और सर्वोच्च न्यायालय के बीच में क्या हुआ है? एमओयू हुआ है, जिसके अंदर ये हुआ है कि अखिल भारतीय जो आयुर्वेदिक संस्थान है वो इसका जिम्मा है, इसको संभालने का कार्य वही करेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय। आपको पता होगा अभी चंडीगढ़ में जो पीछे चुनाव हुए बहुत ही खबरों में रहा कि चंडीगढ़ चुनाव में ये हो गया, वो हो गया, संविधान तंत्र विफल होने के कगार पे आ गया, ये हो गया, वो हो गया। तो उसमें निर्णय लेते हुए जो कुछ अपने के लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, उसमें बस अपने को इतना ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट ने जो संविधान के आर्टिकल 142 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास विशेषाधिकार है। क्या दोस्तों? विशेषाधिकार है कि अगर कोई ऐसा मामला, अगर कोई संगीन मामला जिसके अंदर आपको लगे कि संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है, कार्य संविधान के अनुकूल नहीं हो रहा, तो आप उसमें इंटरफेयर कर सकते हो। और इन्होंने क्या किया कि जो चुनाव आयोग ने, वहाँ के राज्य चुनाव आयोग ने जो 8 जो बेल्ट पेपर अमान्य घोषित किए थे, उनको इन्होंने क्या किया? मान्य घोषित किया। और क्या किया है कि जो आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनको इन्होंने मेयर बनाया। बस एक ही अपने लिए कि है कि 142 के तहत इन्होंने विशेषाधिकार का प्रयोग किया। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। आगे क्वेश्चन दोस्तों, एनआरआई के वैवाहिक मामलों के विधि आयोग की रिपोर्ट। अपने लिए कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्या बोला क्या नहीं बोला, अपने पास सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती है कि विधि आयोग की अध्यक्ष कौन है? विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी। कौन है दोस्तों? ऋतुराज अवस्थी। विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? ऋतुराज अवस्थी है। और इन्होंने यही बोल बच्चन की बातें कही है। बोल बच्चन तो नहीं, मतलब है तो तकड़ी, लेकिन अपने लिए वो बोल बच्चन की बातें हैं। उन्होंने कहा है कि जो अगर कोई लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा है और वो अगर उसने सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है तो उसको 6 महीने की कैद कर दी जाएगी। और अगर किसी ने बाहर कोई संबंध बना रहा है फॉरेन में जाके, या फॉरेन वाले यहाँ जो है जो एनआरआई आ रहे हैं, बस उनके लिए अगर उनके साथ कोई वैवाहिक संबंध बनाता है तो ये आपको पता होगा सीमा हैदर और ऐसे मुद्दे चलते रहते हैं। इसके लिए इन्होंने कोई न कोई एक्शन लेना पड़ा। आगे चलिए दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्टोरल बोर्ड स्कीम को असंवैधानिक ठहराया। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इलेक्टोरल बोर्ड क्या है, पहले अपने इस बारे में बात कर लेते हैं। इलेक्टोरल बोर्ड क्या है? एक प्रकार से क्या है, चंदा बोल सकते हैं जिसको, जिसमें क्या हुआ कि ये लाया किस लिए गया? सबसे पहले ये बात कि चुनावों में काले धन के इस्तेमाल को रोकने के लिए, कि कहीं काला धन ना आ जाए, कैशलेस, चुनाव को कैशलेस कराने के लिए इलेक्टोरल बोर्ड की ये स्कीम अपनाई गई थी। 2018 में ये पहली बार आया, और जैसे ये आया, एक चुनाव हुआ नहीं उससे पहले ही 19 में इसके ऊपर क्या हुआ?
इसको चुनौती मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने इसको कह दिया कि भाई हमारे दिमाग में ये चीज़ बैठ नहीं रही है। क्यों क्यों नहीं बैठ रही है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्या होता है कि जैसे दोस्तों मैं कोई पार्टी हूं, आप डोनेटर हो, आप व्यक्ति भी हो सकते हो, आप कोई कंपनी भी हो सकते हो। आप क्या हो सकते हो दोस्तों? कंपनी भी हो सकते हो और व्यक्ति भी हो सकते हो, व्यक्ति भी हो सकते हो। और मैं क्या हूं दोस्तों? कोई पार्टी हूं, मैं कोई पार्टी हूं। आपने क्या किया? मेरे को पैसे दिए 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए, ठीक है, आपने मेरे को दिए, मेरे खाते में क्या आ गए? 1 करोड़, 1 करोड़ आ गए बाई किसके द्वारा है? इलेक्ट्रोल बॉन्ड। बस इतना लिखा हुआ आएगा, किसके द्वारा है? इलेक्ट्रोल बॉन्ड के द्वारा मेरे पास 1 करोड़ रुपए आ गए। अब चाहे मैं व्यक्तिगत जाके दे के आ सकता हूं 5 करोड़, 10 करोड़, कितना भी, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं, कुछ नहीं, वो मैं पार्टी को दे सकता हूं। ये थी स्कीम। ये कहां कहां? ये स्टेट बैंक की 19 शाखाओं में लागू थी। स्टेट बैंक की कितनी शाखाओं में दोस्तों? 19 शाखाओं में लागू थी। जिसके अंदर क्या हुआ मैं बता दूं, 19 शाखाओं में लागू थी, जिसके अंदर एक इसमें नियम बनाया था कि ये बॉन्ड में 1000 रुपए, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़ तक हो सकते थे, कितने भी हो सकते हैं। चंदा देने वाले का नाम नहीं लिखा जाता था, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। इसके अंदर एक स्कीम थी कि चंदा सिर्फ उसी पार्टी को दिया जाएगा। किस पार्टी को? जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत यहां तो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, या पिछली लोकसभा या विधानसभा चुनाव में उसे 1% से ज्यादा, कितने प्रतिशत से दोस्तों? 1% से ज्यादा वोट मिले हुए होने चाहिए। उसको क्या दे सकते हो आप? चंदा दे सकते हो। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक कैसे ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जी जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड से आप जो आपने ये स्कीम बना रखी है, इसमें गोपनीयता का प्रावधान है। किसका? गोपनीयता का। कौन दे रहा है रुपए? भाई इलेक्ट्रोल बॉन्ड लिखा रहा है, हमें क्या पता पैसे कहां से आ रहे हैं। इसके लिए 19(1) के तहत जो सूचना का अधिकार प्राप्त है, जो आपको सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन का उल्लंघन हो रहा है। और राइट टू इंफॉर्मेशन क्या? एक मौलिक अधिकार, 19(1) में आ गया तो मौलिक अधिकार हो गया ना। तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा तो सुप्रीम कोर्ट तो आएगा। तो मौलिक अधिकार का हवाला देते हुए उन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड को क्या कह दिया है? ये असंवैधानिक है। आगे देखिए दोस्तों, समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड विधानसभा में पारित। उत्तराखंड विधानसभा में दोस्तों सब समान नागरिक संहिता का जो विधेयक है वो पारित हुआ है। और आपको पता है समान नागरिक संहिता भारत के कौन से अनुच्छेद में? आप कमेंट में मुझे बताएंगे। आपको मैं बता दूं कि स्वतंत्र भारत में जो भारत स्वतंत्र होने के बाद उत्तराखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें समान नागरिक संहिता का कानून या विधेयक पारित हुआ है। इससे पहले केवल गोवा में था। और गोवा में क्या है, जो अपना भारत स्वतंत्र हुआ उससे पहले पुर्तगाली उपनिवेशिक काल से ये क्या था? लागू था। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री ने किया गुजरात में केबल पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन। आपको पता है कि गुजरात में यह बनाया गया है सुदर्शन सेतु। बस अपने को इतना ध्यान रखना, गुजरात में बनाया है। ओखा मुख्य भूमि से बेट द्वारिका द्वीप तक ये क्या है? बनाया गया है। ये आपस में इन दोनों को जोड़ता, किसको? ओखा मुख्य भूमि और बेट द्वारिका द्वीप, वहां के कोई तीर्थ स्थल है दोस्तों, शायद उनको जोड़ता है। पूरा ध्यान मेरे को भी नहीं है। हाँ, और इतना मैं बता दूं, इसको पहले सिग्नेचर ब्रिज बोलते थे, इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया है? सुदर्शन सेतु कर दिया। अपने लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है। और कहाँ है? गुजरात में। पहले क्या था? सिग्नेचर ब्रिज, अब क्या है? सुदर्शन सेतु। आगे, जामनगर में क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र की आधारशिला रखी गई है। जामनगर गुजरात में क्या किया है? क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र की आधारशिला रखी है। और पुणे में जो राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा नसर्ग ग्राम, पुणे के नसर्ग ग्राम नामक राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा का उद्घाटन किया है। और क्या किया इस मंथ में? 5 नए अखिल भारतीय एम्स, जिसको बोलते हैं अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान, जो एम्स है वो 5 नए और बने हैं। कहाँ का बने हैं दोस्तों? राजकोट गुजरात में बना है, बठिंडा पंजाब में बना है, रायबरेली उत्तर प्रदेश, कल्याणी पश्चिम बंगाल और मंगलगिरी आंध्र प्रदेश। 5 जगह पर नए क्या बने हैं? एम्स बने हैं। क्या बने हैं दोस्तों? एम्स बने हैं। अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि
5 नए एम्स बनने के बाद कुल एम्स की संख्या कितनी होगी? ठीक है, आगे क्वेश्चन दोस्तों। जम्मू कश्मीर में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन को हरी झंडी, बस इसमें कोई लंबी चौड़ी बात है नहीं, हरी झंडी दे दी। और इसमें एक हो सकता है एक अच्छी कोई अगर कोई क्वेश्चन कोई मतलब कोई नेशनल लेवल का अगर कोई आप सेंट्रल लेवल की अगर कोई भर्ती में बैठते हो तो आपसे पूछ सकते हैं कि भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग जो T20 नहीं सॉरी T50, हाँ T50 है वो है, और वो है कहाँ? जम्मू कश्मीर में है। उसको ये सुरंग है जो ये ट्रेन है वो इसमें चलेगी, इलेक्ट्रिक ट्रेन है। बस चिनाब ब्रिज का उद्घाटन, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, बोल वचन की बातें हैं, जितनी मर्जी पढ़ लो आप इसको। अपने को तो एक ही बात ध्यान रखनी है, सबसे ऊंची सिंगल आर्क रेलवे पुल है जो चिनाब ब्रिज पे है, बस और कुछ नहीं। आगे चलिए दोस्तों, ये एक अपने लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि बहुत समय से ये क्या है हाईलाइट, पेपर लीक नकल वाले पकड़ो, ये पकड़ दो वो पकड़ दो, ये चलता ही रहता है। तो पेपर लीक और रकन रोकने का विधेयक संसद में पारित हो गया। आपको मैं बता दूं संसद में क्या हो गया है पारित। लोकसभा में 6 फरवरी को पारित हो गया था और राज्यसभा में 9 फरवरी को इसको पारित कर दिया गया है। और इसका नाम क्या है? सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024। सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 इसका नाम है। इसके बारे में थोड़ा ये बता दूं, विधेयक की धारा 9 में 3 शब्द का, ये तो मेरे को इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा था जितना इंपॉर्टेंट मुझे ये थोड़ा लगा, क्योंकि ये जो राज व्यवस्था यहाँ जो लॉ की कुछ टर्म्स है जो इसमें यूज की है, जिसमें अपराध संज्ञेय, गैर जमानती, गैर शमन योग्य, ये 3 शब्द का प्रयोग इसमें किया है। अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और गैर समन योग्य। पढ़ते हैं क्या होते हैं गैर समन योग्य के अपराध कौन से होता है पता है आपको दोस्तों? गैर समन योग्य अपराध वो अपराध हो क्या कि मैंने किसी के खिलाफ कंप्लेन कर दी, दोबारा मैंने उसके साथ सुलह नहीं कर सकता, मैं कंप्लेन कर दी तो उसके अंदर कार्रवाई होगी, उसे बोलते हैं गैर समन योग्य। मुकदमा दर्ज कर दिया तो दोबारा अगर हम दोनों के बीच समझौता हो गया तो भी वो मुकदमा तो चलेगा ही चलेगा। और संज्ञेय अपराध संज्ञेय की, अपराध संज्ञेय का मतलब होता है, संज्ञेय का मतलब होता है कि आप बिना मजिस्ट्रेट के भी इस पे संज्ञान ले सकते हो, आप बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना। अब आपको पता होगा कैसे कैसे अब अपने धूम धड़ाका चल ही रहा, कहाँ कहाँ से उठा रहे हैं, किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं, गया दबोचा एसओजी ने उठाया टेका, ठीक है। और बिना वारंट के भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं। और गैर जमानती का आपको पता है इसमें कोई जमानत नहीं होगी। ये 3 टर्म्स थी तो मैंने थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा बता दिया आपको। आगे क्वेश्चन दोस्तों, राजा कृष्णमूर्ति शिकागो मैगजीन में 50 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल है। अब अपने लिए ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये कौन शामिल है कौन नहीं है, अपने लिए ये इम्पोर्टेंट हो सकता है कि जो भारतीय अमेरिकी सांसद है, ये क्या है? भारतीय अमेरिकी सांसद है कौन? राजा कृष्ण मूर्ति हैं जो भारतीय अमेरिकी सांसद, मतलब भारत के एकमात्र अमेरिका में प्रतिनिधित्व करने वाले बंदा है। देखो तो इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि ये नई दिल्ली के रहने वाले हैं। और आपको मैं ये बता दूं कि ये हार गए जीत गए ये कोई मैटर नहीं करता। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसमें चुने जाने वाले ये पहले भारतवंशी है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में चुने जाने वाले पहले भारतवंशी, इसलिए आजकल थोड़ा क्या पूछ ले चर्चित व्यक्ति है कि उनका संबंध कहाँ से है, तो वो दिल्ली में पैदा हुए थे और तमिल परिवार में पैदा हुए थे, और ये सब आप पढ़ लेना, बाकी ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, तो बस इतना पता रखना है कि भारतीय मूल के जो अमेरिकी सांसद है वो हैं ये। गुप्तेश्वर वन ओडिशा का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल। गुप्तेश्वर जो वन है वो क्या है दोस्तों, उसे क्या घोषित किया गया है? जैव विविधता का चौथा विरासत स्थल क्या गया है? घोषित किया है। और ये ओडिशा के कौन से जिले में है? कोरापुट जिले में। कौन से दोस्तों? ओडिशा के कोरापुट जिले में है ये कौन? गुप्तेश्वर वन। और आपको मैं बता दूं कि गुप्तेश्वर वन के अंदर चूने पत्थर की गुफाएं हैं, उनके अंदर क्या रहते हैं? चमगादड़ रहते हैं, जो IUCN की जो रेड डाटा लिस्ट में है उसमें संकटग्रस्त प्रजाति में इसको रखा गया है। बस और ज़्यादा कोई क्वेश्चन इसमें लगा नहीं।
वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का 42वां स्थान आया है। बस इतना इंपॉर्टेंट रखना है कि भारत का स्थान कौन सा है, 42वां अगर रख सको तो बस, और इसमें कुछ नहीं है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। बापू टावर, बापू का मतलब गांधी जी, बापू हमारे आंखों के तारे। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को समर्पण बापू टावर है वो कहाँ बनाया गया है, बिहार की राजधानी पटना में बन रहा है। और कुछ बड़ी बात है नहीं, बस यही है कि बाहरी परत है जो पूरा आवरण चांदी का है, इसको चांदी का क्या सॉरी तांबे का है, और देश का पहला ऐसा भवन है जिसका बाहरी पूरा आवरण तांबे का बनेगा, और कुछ नहीं है इसमें। क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज देश के दक्षिणी राज्य है कर्नाटक में। कर्नाटक में क्या है, क्यासानूर फॉरेस्ट नाम की एक डिजीज आई है। डिजीज मतलब बीमारी, क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज। इसका नाम इसलिए क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज पड़ा क्योंकि इस बीमारी को पहली बार 1950 के जो दशक में है वो यहीं क्यासानूर फॉरेस्ट एरिया में इसको देख पाई गई थी या यहाँ मिली थी। और इसका पुराना जो प्रचलित नाम है वो क्या है, मंकी डिजीज। मंकी डिजीज नाम से ये प्रसिद्ध है और ये आजकल चल रही है। ये जो किट गिलेरी नहीं होती क्या, टिक और किलनी, टिक किलनी मतलब क्या है कि एक वो क्या बोलते हैं, लार टपकती रहती है उनके मुंह से। किट और टिलनी नाम के कीड़े मतलब ये गिलहरी टाइप की होती है, उसके मुंह से क्या पड़ती रहती है दोस्तों, लार निकलती रहती है। और उस लार से क्या कहते हैं कि इस बीमारी का क्या होता है, शुरुआत हो जाती है। और ये अभी हाल ही में जो है वहाँ दोबारा देखी गई, 1950 में देखी गई थी, उसके बाद अब दोबारा इसके लक्षण देखने को मिल रहे हैं। तो ज़्यादा अपने के लिए इम्पोर्टेंट यही क्वेश्चन हो सकता है कि क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज़ है, ये क्यासानूर फॉरेस्ट है कहाँ, कर्नाटक में है, और इस डिजीज़ का प्रचलित नाम क्या है, मंकी डिजीज़। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो फैक्ट है वो पढ़ लेते हैं अपने, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला वर्चुअल रखी। तो सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन मतलब कि सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन का मतलब समझ रहे हो, सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का मतलब हो गया कि सिक्किम में ट्रेन ही नहीं चलती। क्या नहीं चलती दोस्तों, ट्रेन ही। और शुरुआत हो गई है, पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया, रंगपो। क्या बन गया दोस्तों, रंगपो। और नीति आयोग ने क्या किया दोस्तों, पहला रेलवे स्टेशन रंगपो। और नीति आयोग ने क्या है कि एक पत्र जारी किया है, किसके लिए, जो घर में बुजुर्ग है उनकी देखभाल और उनकी वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और उनकी पुनर्कल्पना के लिए, कि उनके पुनः उनको क्या करो, स्वस्थ करो, और उनकी कल्पनाओं में उनके साथ विचार रखो, बुजुर्गों के साथ बैठ के बातें करो, उनकी देखभाल करो। इसके बारे में उन्होंने एक पत्र जारी किया, थोड़ा पढ़ लेना। बुजुर्गों से पत्र पढ़ने से अच्छा है कि आप बातें कर लेना, थोड़ा तो सही रहोगे, इसमें क्वेश्चन आने वाला कुछ है नहीं। महाराष्ट्र विधानसभा में मराठाओं को 10% आरक्षण में मिलना कोई अपने लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ये हो सकता है डॉक्टर राजशेखर ने मेंटल फ्री ऑल सिरेमिक टोटन घुटना, मेटल फ्री मतलब कोई भी मेटल का उपयोग नहीं हुआ है ऐसे घुटने का निर्माण किया है। और वो कहाँ के है, कोयम्बटूर तमिलनाडु के। और एक क्षेत्रीय पार्टी है केरला की, और जिसका किस में हो गया है, भारतीय जनता पार्टी में विलय हो गया है, जिसका नाम है केरल जनशम। और पत्रकारिता मीडिया के संबंध में किस संस्थान को हाल ही में डीम्स यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है, किस संस्थान को डीम्स यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है पत्रकारिता के क्षेत्र में, जिसे भारतीय जनसंचार संस्थान को ये दर्जा दिया है। तो दोस्तों अपने इस कड़ी में इतना ही, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बहुत ही कम समय में कराने की कोशिश की है। मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी क्रोनोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर आप याद रख लेते हो तो मैं लिख के देता हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।